साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो सीएसआईआर के 2023 दिसंबर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम इवनिंग शिफ्ट के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फ्रेम कर रखे हैं जो कि आपके 26 दिसंबर को जो आपका लाइफ साइंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कह सकते हैं, रॉस से क्वेश्चन पूछा गया। उसके रिगार्डिंग हमने बहुत चर्चा की हुई है। और एक चीज़ आपको, चाहे आप इस क्वेश्चन को 2-3 नज़रिए से देख सकते हैं। एक आपको रॉस का चैप्टर जो कि मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बायोसिंथेटिक पाथवेज़ में आपको मिल जाएगा। और आईसीएमआर के टाइम पे हमने डिस्कस किया है। या आपने बहुत सारे जो आप रॉस मतलब डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं, उसमें आपने ग्लूटाथियोन पढ़ा होगा, ठीक है? ग्लूटाथियोन पढ़ते हैं और इस तरीके से आपका सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होते हैं। तो ये सब नाम आप हमेशा पढ़ते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ इनके लिए एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनके साथ एसोसिएट होते हैं, तो वहाँ पे ज़िक्र आता है कि कौन-कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर इन मॉलिक्यूल्स के पास होते हैं। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते थे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपके प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव बर्स्ट जब होता है तो क्या इनकरेक्ट है? मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो बनते हैं वो कहीं न कहीं मतलब रेस्पिरेटरी बर्स्ट का प्रोसेस करते हैं, जिससे बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट भी किया जा सकता है। वो भी इस मैकेनिज्म के तहत अप्लाई किया जाता है। तो आपसे वही चीज़ पूछा गया था। और हालाँकि मैं कहूँगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस को काफ़ी मतलब ट्विस्ट किया है। हालाँकि इतना भी आसान नहीं है, बट अगर आपने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका एंजाइम है जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में रखा है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन सामने आएँगे तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ठहर कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दिया है। जो मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट ये चैप्टर एग्जाम में ज़रूर करके जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का नाम पढ़ते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अभी मैं इस बात को लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि कौन-सा ऐसा मेटल है जो इसके साथ लगा होता है, जो इसकी एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या की रोल प्ले करता है। तो इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएँगे। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका एक एपोप्लास्टिक एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। अब यहीं पर खेल खराब हो गया है, क्योंकि जब भी आप रॉस पढ़ते हैं वहां पे रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को हमें डिग्रेड करना होता है। तो उस डिग्रेड के प्रोसेस में आपका एक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है जो पर्टिकुलर सुपर ऑक्साइड को खत्म करता है। तो यानी कि ये आपका फॉर्मेशन नहीं करेगा। यही चीज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये आपका लगाया है, ये आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, सुपर ऑक्साइड आप इनको बोल सकते हैं, जो आपके सेलुलर लेवल पे आपको डैमेज ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका एंजाइम होता है जिसको हम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कहते हैं, ये इसको H2O2 में कन्वर्ट करता है। और H2O2 के बाद ये पर्टिकुलर OH से होता हुआ ये भी हानिकारक हो सकता है आपका। तो H2O2 को भी डिग्रेड कराने के लिए ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज आपके बॉडी में होता है, जो इसको वाटर में कन्वर्ट करेगा। और यह आपका कैटालेज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एंजाइम्स, और तीनों ही एंजाइम अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं। कैटालेज याद रखिएगा, ये आपका मार्कर एंजाइम है। हजार बार मैंने आपको बताया है, मार्कर एंजाइम है ये आपके पर ऑक्सीसोम, ये आपका एक ऑर्गेनेल होता है पर ऑक्सीसोम, उसका ये आपका मार्कर एंजाइम होता है। ग्लूटाथियोन के बारे में भी आपको बताना होगा कि कौन सा मेटल यहाँ पर पाया जाता है। राइट। तो इस चार्ट को अगर आपने रिमेंबर किया होता तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं थी, और सिंपल सा आपका आंसर जो है वो यहाँ पे निकल कर आता कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो आपका फॉर्मेशन नहीं करता है, वो आपका डिग्रेड कराता है। तो यहाँ से आपका ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 243 है, और इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि आपके बारे में मैंने बोला है कि आपके विटामिन जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोएंजाइम के तरीके भूमिका प्ले करते हैं। पूछ रहा है कि कोई आपका एंजाइम है, एक्स है, जो कन्वर्ट करता है एल अमाइनो एसिड को रेसमिक मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। तो ये जो आपका एंजाइम है इसको आप क्या कहोगे? तो ये पर्टिकुलर जब आप एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या विटामिन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका पैरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो होता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये जो रिएक्शंस कराते हैं इनको हम ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पाइरोक्सिल फॉस्फेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो उसी के आसपास के जो एंजाइम्स होंगे वही डी और एल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका पाइरोक्सिल फॉस्फेट बनेगा। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि
मतलब कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने छोड़ा भी होगा तो भी मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँगा कि चलो कोई बात नहीं, बट हाँ, फिर भी डूएबल क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि इसके बारे में भी हमने आईसीएमआर के टाइम पे बहुत चर्चा किया था। 70-32-262 इसकी क्वेश्चन की आईडी है और जुवेनाइल हार्मोन यहाँ से कहाँ से सीक्रेट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी आप इंसेक्ट्स पढ़ते हैं जूलॉजी वाले बच्चों के लिए तो ये बोनस क्वेश्चन था, और इवन अगर आप जूलॉजी नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपने 12th लेवल पे थोड़ी भी अगर आपने जूलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पे आपको मिल जाता है। तो चूंकि इन्होंने ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं कि आपके पिट्यूटरी थोड़ी सी भी अगर आपने हार्मोनल ग्लैंड्स वगैरह पढ़ा होगा तो पिट्यूटरी का इसका लेना देना नहीं है। पीनियल से आपका मेलाटोनिन रिलीज होता है, लेबियल वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ग्लैंड होती है वो आपका कॉर्पस एलेटम होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग मैचुरेशन, इसको हम जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं, जो कि आपके रिलीज होते हैं कंटिन्यूअसली फ्रॉम द कार्पोरा एलाटा, जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके अटैच होता है कार्पोरा कार्डियाका से अटैच होता है। जो पीटीटीएच जब आप इंसेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका जो होता है ये आपके कार्पस एलेटम से आपका जो मॉलिक्यूल होता है आपका रिलीज होता है। और इवन इसी के क्रम में जब भी आप इस पर्टिकुलर पार्ट को जब भी आप पढ़ते हैं तो उसी में ही आपको एक और चीज पढ़ने को मिलता है, इक्सी इसडिसोन। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके जुवेनाइल हार्मोन या कार्पोरा एलेटम से लेना देना होता है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके पर्टिकुलर अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आपको इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, इसडिसोन हार्मोन और जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, तो ये आपके कार्पोस एलेटम से आपके रिलीज होते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, डेफिनेटली आपका डुएबल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए था। तो पहला आंसर जो कि आपका नो डाउट इस क्वेश्चन का बनेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपको घुमाया है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा है तो मैं तो कहूंगा कि भाई आपको बहुत मतलब गलत बात है, मतलब इसके लिए आप अक्षम अपराध कर रहे हैं अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं किए हैं। 70-32-250 क्वेश्चन आईडी है और एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपसे दिया है, 4 स्टेटमेंट, और आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पे इन्होंने जेनेटिक्स का टर्म दे दिया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप 3 एलील्स होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स फिनोटाइप प्रोड्यूस होंगे, कितने जीनोटाइप होंगे। तो मुझे लगता है कि जिनको थोड़े से भी इम्पेशंस व्यक्ति रहे होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जो आपके इम्पेशंस स्टूडेंट होंगे, उन्होंने यही 2-4 स्टेटमेंट को देखकर सोचा होगा कि भैया ये हमसे ना होने वाला। बट यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था। और अगर आपने केवल केवल जो मैं आपको बोलता हूं, और ये यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बार बार रिवील करता है कि आपके बेसिक बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, चाहे वो आप कितना बड़ा से बड़ा आप एग्जाम दे दीजिए, एनसीईआरटी का जो रोल है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल अगर आपने एनसीईआरटी कभी उठ के पढ़ी होगी, जो कि आपको मिल जाएगा, ब्लड ग्रुप्स और डोनर कॉम्पेटिबिलिटी की जब बात आती है तो आपके 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, किस बेसिस पे डिसाइड हुए हैं, एंटीजन ऑन द आरबीसी के आधार पे हुआ है, और कौन सी एंटीबॉडी उनके प्लाज्मा में है। बस ये चार्ट आपको पता होना चाहिए था। तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और दोनों ही एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था, और यहाँ पे बोला जा रहा है जब आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, तो जो आपका डोनर ग्रुप होता है उसमें जब आप पढ़ते हैं, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को जोड़ते जाइएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, डू नॉट कैरी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंड बी। आप बताइए यहाँ पे क्या आपका जेनेटिक्स लग रहा था, क्या आपका सीएसआईआर लेवल की जेनेटिक्स लग रही थी? एक इंफॉर्मेशन जो आपने बायोलॉजी लेवल पे 12th लेवल पे अगर आपने एनसीईआरटी का अगर आपको ये चार्ट याद होता तो भी आपके 2 नंबर आपकी जेब में थे। तो यानी कि एंटीबॉडी उनके पास होता है ओ ब्लड ग्रुप के पास, तो जिसका रॉन्ग आंसर बनेगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। बाकी एबीए ब्लड ग्रुप में आपके 3 एलील्स ऑफ जीन होते हैं, 6 जीनोटाइप्स आपके बन सकते हैं, और ए और बी से अगर आप क्रॉस कराते हैं तो आपको ओ ब्लड ग्रुप का भी बच्चा आपको मिल सकता है। तो ये इस तरीके से आपकी कहानी बन जाएगी। आसान क्वेश्चन करने वाला था, डेफिनेटली करने वाला था, और जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए आई ओपनर था कि किस तरीके से आपको बेसिक्स चीजें आपको पढ़ के जानी है। बहुत हाई फाई चीजें उनको भी पता है भैया, 3 घंटे में कोई आपको आइंस्टीन का ना वो क्वेश्चन दे देंगे ना आपको आइंस्टीन बना देंगे। ठीक है, बस वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या भैया एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो इस बात की गंभीरता को समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एंटीबॉडी इन द अर्ली स्टेज ऑफ ए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में भी हमने इम्यूनोलॉजी तो मेरा कोर रहा है, जहां पे हमारा
एक सेपरेट लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें हमने बहुत डिटेल से पीवाईक्यूज को सॉल्व करते समय हर पहलू को हमने वहां पे डिस्कस किया है। तो जो आपकी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब आपकी जनरेट होती है वहां पे हालांकि इन्होंने ऑप्शंस भी ऐसे बना दिए हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं किया है। अगर इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ पे आईजीजी जरूर डालता है ऑप्शन में, बट इन्होंने आईजीजी नहीं डाला तो आपका काम आसान हो गया कि जो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब आपका जनरेट होता है तो वो आपका आईजीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी ए जो होते हैं जितने भी आपके सिक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वहां पे मिलता है, जैसे ही आपके दिमाग में आया तुरंत आपको आना चाहिए। डी जो है उसका मेजर रोल आज तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। और ई जो होता है ये आपके एलर्जी के रिस्पॉन्स के लिए होता है, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और दुनिया एलर्जी जानती है लेकिन एक चीज जब पूछेगा तो कुछ बच्चे छट जाएंगे। और दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये आपका पैरासिटिक इन्फेक्शन में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका आईजीई प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पार्ट से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था और आराम से आप बेसिक मतलब बायोलॉजी पढ़ के आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर आपका एक और क्वेश्चन पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि शायद ऐसे क्वेश्चंस को सीएसआईआर को अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी इन्होंने मतलब इतना भी मैं नहीं कह सकता हूं कि शायद इन्होंने पूछ कर पाप कर दिया है। क्योंकि इन्होंने जिस हार्मोन को उठाया है वो आपका एक बहुत ही कॉमन हार्मोन है जिसको हम वासोप्रेसिन या प्यार से एडीएच बोलते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये आपका हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन आपका और निकलता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे कह रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो होता है इसके पोजीशन नंबर थर्ड पे होता है। तो बस यहीं पे थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दिया। इतना भी डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, बट आप याद रखिएगा आगे से ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का मैंने लगा दिया है। तो जब आप वासोप्रेसिन के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको फेनाइल एलानिन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक चीज मैं ये बात को जरूर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि हालांकि इतना आसान तो नहीं है कि आप इस पूरे 9-10 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को याद कर सके, बट एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इस पूरे सीक्वेंस में मुझे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो आगे से याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ सर, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। बस आप इतनी बात एडिशनल मेरे तरफ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि एक आपका वैलिड क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी तो भाई ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया, क्या ही कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। एक और क्वेश्चन जो कि आपका C2 साइकिल फोटोसिंथेसिस, मैंने बोला भैया पढ़ के जाना, आसानी से क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। और फोटोसिंथेसिस में भी मैंने हमेशा C2 साइकिल पे आपको फोकस कराया है क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसी साइकिल है जहां पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और एग्जामिनर यहाँ पे आपको घुमा भी सकता है। और वही चीज यहाँ पे इन्होंने किया है। क्वेश्चन आईडी आपकी 703241 है। कह रहे हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल डज ग्लाइसिन डीऑक्सोबोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स है एंड सीरीन हाइड्रोक्सी मेथाइल कन्वर्ट करते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन को वन मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन में। अब यहाँ पे अगर आप इस एंजाइम्स के नाम में जाएंगे तो आपको एक पल को घबराहट होगी, अरे भाई साहब ये क्या एंजाइम पूछ लिया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इन पहलुओं को हटा दीजिए और सिंपल सा अगर आपको केवल C2 साइकिल का फिगर याद करना है और आपको ये सोचना है कि वहां पे कहां पर ऐसा होता था कि दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो होते थे वो आपके सीरीन में कन्वर्ट हो जाते थे। तो अगर आप इसको याद करेंगे तो ये आपका लास्ट स्टेज में अगर आप मूव ऑन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फिगर लगा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 3 ऑर्गेनेल का रोल था, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा मैंने बोला है माइटोकॉन्ड्रिया से ही आपकी CO2 रिलीज होती है और यहीं पर आपका ग्लाइसिन जो होता है वो आपके सीरीन में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं परेशान होना था, एंजाइम्स नहीं आता है, कोई बात नहीं भाई, वो आपको परेशान कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं फंसना है। बाकी अगर आपने C2 साइकिल पढ़ा होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको लगाना ही नहीं है। ठीक है। तो जो 3 एंजाइम्स 3 ऑर्गेनेल का रोल होता है वो आपके कहानी जो स्टार्ट होती है वो आपके क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बाकी एक और क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल जनरेट द मोस्ट प्रीसियस म्यूटेशन इन द एट द प्री डिटरमाइंड लोकेशन ऑफ ए प्लांट जीनोम। तो यहाँ पे आप मतलब कह सकते हैं अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं तो क्राइस्पर कैस9 के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ से ये एक मॉडर्न टेक्निक है जहां से आप बहुत बढ़िया कार्य, शानदार काम क्राइस्पर कैस9 का यूज करके किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, ऑप्शंस में आपको थोड़ा उलझाया है बट आप डुएबल था, कर सकते थे। क्राइस्पर कैस9 एडिटिंग आपको करनी होगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका क्राइस्पर कैस9 होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपका मैं कहूंगा कि
थोड़ा-सा ट्रिकी भी था, थोड़ा-सा फँस भी सकते थे और थोड़ा-सा आप क्वेश्चन के करीब तक भी जा सकते थे कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे निकाल सकते थे। तो कह रहा है कि आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपने पढ़ा होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 ही तरीके के बॉन्ड होते हैं, या तो आपका कोवैलेंट होगा और या आपका नॉन कोवैलेंट होगा। जैसा कि आपको पता है सिस्टम हमेशा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है कि नॉन कोवैलेंट को प्रेफर करता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी होती है। इस तरीके की चीज़ें आपने अपने केमिस्ट्री लेवल पे पढ़ा होगा। तो अगर आपको एक कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको कितनी एनर्जी यहाँ पे लगानी होगी। तो अगर आप इसमें एक रेंज की तरफ जाते हैं, तो जो मुझे समझ में आता है कि आप 20 से 70 किलो जूल में तो आपको नहीं टूटने वाली है, इतने कम जूल में आपका कोवेलेंट नहीं टूटेगा। 80 से 150 में भी नहीं जाएगा। हालाँकि अब ये जो आपका फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पे जो कहानी बन रही है, उसमें मैं मानता हूँ कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते थे कि मैं 200 वाले पे जाऊँ या 600 वाले पे जाऊँ। बट यहाँ पे बस आपको ये चीज़ देखना था कि आपको केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है। तो केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके लिए 200 से 500 किलो जूल की एनर्जी जो होती है वो सफिशिएंट होती है। अगर आपके मोर देन 1 कोवेलेंट बॉन्ड है, तब आप 600 से अपर एनर्जी लगाते हैं। हालाँकि ऐसे भी क्वेश्चंस को सीएसआईआर को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से आप इस आंसर को ट्रेस कर सकते थे। तो 200 से 500 किलो जूल यहाँ पे आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बी सेल एपिटोप ऑन अ प्रोटीन, यानी कि बी सेल के एपिटोप यानी कि जो प्रोटीन होती है। अब एपिटोप्स की बात कर रहे हैं, दो ही चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक आपका एपिटोप होता है, ठीक है, और एक आपका पैराटोप होता है। यही तो कहानी थी, एंटीबॉडी पे आपका पैराटोप होता है, एंटीजन पे आपके एपिटोप होता है। तो एपिटोप के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द इंटीरियर रीजन में होगा या आपके सरफेस पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बी सेल्स जो आपका रिकॉग्नाइज करता है, मान लीजिए कि बी सेल्स होगी, तो ये एंटीजन तो बाहर पड़ा होगा ना, तो अंदर थोड़े नहीं आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होगा जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको इंटीरियर रीजन को कट कर देना है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपकी बात है। तो जो आपका प्रोट्रूडिंग रीजन्स होंगे ऑन द सरफेस पर जो होगा वो कंपोज्ड होगा, किसका कंपोज्ड होगा? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड का होगा। क्योंकि जब आप बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका हाइड्रोपैथी प्लॉट से एक आपकी कहानी आती है कि मेम्ब्रेन को पार करने के लिए हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आपको चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक तो आपके मेम्ब्रेन में लग जाते हैं, तो जो ऊपर की तरफ होंगे वो आपके हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे। तो यानी कि जो उसका राइट आंसर बनेगा वो आपका फोर्स बनेगा कि जो प्रोट्रूडिंग रीजन्स ऑन द सरफेस आर कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली बाय हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। राइट। तो थोड़ा-सा ये मैं कहूँगा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट फिर भी डूएबल था। आप पूरी बायोकेमिस्ट्री कह लीजिए या बायोसिंथेटिक पाथवेज़ का भी उपयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि ये भी मैं कहूँगा कि आपका करने वाला क्वेश्चन था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए टीआरएनए दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अमाइनो एसिड को चार्ज करने के लिए और इंटरेक्शन करता है एमआरएनए से रिस्पेक्टिवली। तो एक चीज़ ने तो आपने पढ़ा ही होगा जब भी आप टीआरएनए पढ़ते हैं, और इवन इस पार्ट को तो मैंने भी पढ़ा रखा है अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो भी मैंने 5-6 चैप्टर अपलोड किए हैं। तो एमआरएनए को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एमआरएनए के पास क्या होता है? कोडॉन होता है, और टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। दोनों ही आपस में रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो एमआरएनए के लिए मुझे क्या चाहिए? एंटीकोडॉन चाहिए। तो डी लूप, टी लूप काट दो। एंटीकोडॉन 2 ऑप्शंस में रखा है। अब आपको ये देखना है कि 5 प्राइम एंड कि 3 प्राइम एंड। तो थोड़ा-सा अगर आप इस स्ट्रक्चर को रिमाइंड करेंगे, जो कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो मैंने इस चीज़ को हमेशा आपको हाइलाइट किया है कि 3 प्राइम पर आपका सीसीए आर्म होता है। ये आपके डीबीटी जेआरएफ में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अमाइनो एसिड की बाइंडिंग साइट्स कौन-सी होती हैं? अमाइनो एसिड कहाँ पे आके बाइंड करते हैं? तो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सीसीए आर्म पर अटैच होते हैं, और ये सीसीए आर्म जो है ये आपके 3 प्राइम पर आपका अटैच है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका 3 प्राइम एंड बनेगा और आपका एंटीकोडॉन बनेगा। ठीक है? तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 प्राइम एंड हो गया, बाकी ये आपका एंटीकोडॉन लूप होता है, ये आपका एंटीकोडॉन होगा, ये आपका कोडॉन होगा, एमआरएनए हो गया, ये मैंने फिगर आपको लगा दिया है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि पैच क्लैम्प टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने जिक्र किया है।
कि आपके पाथफाइंडर की बुक में भी दिया गया होगा पैच क्लैम्प टेक्निक। और जब भी आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक ही टेक्निक काम आती है जो उसको हम पैच क्लैम्प बोलते हैं। कि पैच क्लैम्प टेक्निक बेसिकली आपके किसी भी आयन चैनल्स की स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है, सिंपल भी पूछ सकते थे कि यूजिंग पैच क्लैम्प टेक्निक वन कैन फाइंड द लिगेंड दैट कुड इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक आयन चैनल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोलिन आर रिक्वायर्ड टू ओपन, चाहिए आपको एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर को इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो चाहे आप पैच क्लैंपिंग ना भी पूछते, सिंपल पूछ लेते कि एस्टिल कितने एस्टिल कोलिन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये पर्टिकुलर चीज को मैंने आपको हाईलाइट कराया है जब हमने आयरन के ट्रांसपोर्ट को पढ़ा था, या हम कैलमॉडलिन की बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि कितने कैल्शियम के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने आयरन के मॉलिक्यूल आपको आयरन ट्रांसपोर्ट में चाहिए होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया है कि कितने एस्टिल कोलिन के मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए। तो अगर आप इस सिंपल एस्टिल कोलिन की अगर आपने सिग्नलिंग को पढ़ी होगी तो एस्टिल कोलिन का ये आपका रिसेप्टर होता है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एस्टिल कोलिन के जो होते हैं वो आके यहाँ पे बाइंड करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी कहानी बनती है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो कितने एस्टिल कोलिन आपको चाहिए, तो आपको दो एस्टिल कोलिन के मॉलिक्यूल चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाया है। और आगे से याद रखिएगा, किसी भी सिग्नलिंग को जब आप पढ़िए, किसी भी आप एलिमेंट्स को पढ़िए, तो उसके स्टाइकोमेट्री को जरूर याद रखिए कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो उस पर्टिकुलर चीज को बाइंड कर रहे हैं। तो अभी के लिए मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है कि आप कैल्शियम को बताएंगे कितने कैल्शियम के मॉलिक्यूल कैलमॉडुलिन से बात बाइंड करते हैं। और जब मैंने आयरन का लास्ट लेक्चर, मैंने जब आपका आयरन ट्रांसपोर्ट एपो ट्रांसफेरिन वाली कहानी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहां पे कितने आयरन के मॉलिक्यूल जो थे वो वहां पे रिलीज हो रहे थे या आपके बाइंड हो रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी आपकी हो गई है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो आपका क्वेश्चन आईडी था शायद 70 32 67, हाँ, तो 70 32 67 का जो इसका राइट आंसर आपका निकलेगा वो आपका सेकंड होगा, यानी कि दो एस्टिल कोलिन के मॉलिक्यूल मुझे चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को ट्रांसलेशनल अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन रादर देन ए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। मतलब प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है उसी समय ही कौन सा ऐसा चीज है जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आप उसको नहीं बोल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब पोस्ट ट्रांसलेशनल में क्या होता है, या तो आप किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट को ऐड करते हैं, या तो आप एसिटाइलेशन करते हैं, या आप मेथाइलेशन करते हैं, लेकिन सेलेनियम को आप नहीं ऐड करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते थे कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेलेनियम हो जाता है। और सेलेनियम जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सिलिनोसिस्टीन एक आपका 21वां अमाइनो एसिड है। जब आप पढ़ते हैं 20 तो नेचुरल अकरिंग होते हैं, फिर आपके 21 अमाइनो एसिड है, 22 अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो जो 21वां अमाइनो एसिड है उसको हम प्यार से सिलिनोसिस्टीन ही बोलते हैं, जिसमें आपका सेलेनियम एलिमेंट होता है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये आपका को ट्रांसलेशनल अमाइनो एसिड का मॉडिफिकेशन होता है रादर देन आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये भी मैं कहूंगा कि बढ़िया क्वेश्चन था, और बेसिक अमाइनो एसिड के लेक्चर से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन, जो कि मेरा लेक्चर अवेलेबल है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो आपका इनकरेक्ट आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब आपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जब आपको पढ़ाया था, तो लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैन डिफ्यूज फ्रीली इन द वन प्लेन ऑफ द बाइलेयर। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को तो हमने फ्रैप टेक्निक से वेरीफाई किया था, याद आया, फ्लोरेसेंस रिजोनेंस आफ्टर फोटो ब्लीचिंग करके, यही तो आपने प्रूफ किया था कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो बाइलेयर में मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द हेड ग्रुप ऑफ द फैटी एसाइल चेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट टू द कर्वेचर प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। थोड़ी सी अंदर की बात है बट ये भी सही है। इसके बाद अगर इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैपिडली रोटेट करते हैं अलोंग दियर लॉन्ग एक्सिस, ये भी सही बात है। फॉस्फोलिपिड फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन लीफलेट टू बाई लेयर टू अनदर, यही आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जब भी आपने लिपिड के डिफ्यूजन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप एक बहुत सुंदर डायग्राम है जो कि आपको लेलिंजर का डायग्राम आपको मिल जाएगा। इसका एक सेपरेट लेक्चर भी मेरा पड़ा हुआ है, जहां पे हमने सीएसआईआर के किसी साल का क्वेश्चन था जहां पे फ्लोपेज स्क्रैबलेस का क्वेश्चन आया था, मैचिंग में उस साल क्वेश्चन आया था, और मैंने उस क्वेश्चन को बेस बना के इन चीजों को एक्सप्लेन किया था कि चूंकि ये आपका फ्रीली मूव नहीं करते हैं, एक बाइलेयर से दूसरे बाइलेयर आने के लिए इनको मूवमेंट चाहिए होता है, किसी का मतलब ऊर्जा खर्च होती है, तो ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं। तो यही चीज लिखा है कि फॉस्फोलिपिड फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन लीफलेट टू बाइलेयर टू अनदर, बिल्कुल गलत बात। यहाँ पे आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका 70 32 28, जो इस क्वेश्चन की आईडी है। तो इसका जो
आप कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो बनेगा वो चौथा बनेगा। बाकी एक बार और से रिमाइंड करा देता हूँ, फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज ये 3 आपके एंजाइम होते हैं। फ्लिपेज जो होता है ये आपका पी टाइप एटीपीएज होता है जो कि बाहर से अंदर की तरफ लेकर आता है, एटीपी कंज्यूम होती है। अंदर से बाहर की तरफ मेम्ब्रेन को ले जाने के लिए फ्लोपेज होता है, और फ्लोपेज जो होता है इसका लिंक आता है आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर से। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ है जब आप एबीसी ट्रांसपोर्टर पढ़ते हैं। जब आप याद करिए, जो आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर क्लोराइड आयन के चैनल सीएफटीआर डिजीज वाली जब हम कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, सीएफटीआर, ठीक है, याद आया सीएफटीआर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। या किसी भी आप ये आपके ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका साइटोसोल से बाहर की तरफ लेकर जाएगा। और एक आपका स्क्रैम्बलेज होता है जो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, डिवर्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी स्क्रैम्बलेज जो होता है इसके लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो ये एलिमेंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और स्क्रैम्बलेज जो होता है वो आपका डाउन दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कार्य करता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, 3 एंजाइम्स हैं। बाकी और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए पर्टिकुलर आप हमारे उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ था और डुएबल क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, कुछ और बातें कर लेता हूँ। एक और क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसको आप किस तरीके से कर सकते थे कि यहाँ पे बोला है कि कोई आपका एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन किया गया, जिसमें एक रिसर्चर ने कैलकुलेट किया कि कोई सेडबर्ग यूनिट है जो पार्ट किसी प्रोटीन की है, मतलब कोई भी प्यूरिफाई किया गया है, 12 केडीए है, एंजाइम है जिसकी सेडबर्ग यूनिट जो है, मतलब आपका जो एंजाइम है वो आपका 12 केडीए का है, और जो एस की वैल्यू आपको मिल रही है वो आपको 1.83 मिल रही है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू इट्स मोनोमरिक सब यूनिट। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने इसी प्रोटीन को आफ्टर 2 दिन के बाद उसने रिसर्च ने मतलब उस रिसर्चर ने फिर से चलाया, तो उसको एस वैल्यू जो है वो आपको बढ़ी हुई मिल गई, यानी कि 2.87 अब उसको मिल रही है। तो अब आप इसमें से क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहली बात जो आप कहना चाहोगे वो आप ये कहना चाहोगे कि सेडबर्ग यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.8 से 2.87 हुआ है, यानी कि कुछ तो कहानी यहाँ पे बदली है। तो सबसे पहली बात, एंजाइम जो है वो आपका डिग्रेड हो गया है ड्यू टू इट्स ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, गलत बात। एंजाइम अगर डिग्रेड होता तो आपको एस वैल्यू नहीं मिलती, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपको छूना ही नहीं है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंजाइम जो है वो एग्रीगेट हुआ है, बिल्कुल सही बात, हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि फॉर्म सा होमो ऑक्टामर बना लिया है, यानी कि ऑक्टामर का मतलब 8 यूनिट्स हो गई हैं। तो चूंकि 12 केडीए का आपका प्रोटीन है और लगभग 2.87 है, अगर मैं इसको रफली अगर मैं इसको 3 मान लूं और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 24 केडीए हो जाएगा। तो इतना तो नहीं हो जाएगा कि ये अपने मॉलिक्यूलर वेट को पार कर जाएगा, तो होमो ऑक्टामर भी नहीं बैठेगा। एंजाइम जो है वो मोनोमरिक है, गलत बात है भैया, मोनोमरिक नहीं रह गया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है। इसके बाद एंजाइम जो है वो अंडरगोन मोनोमर टू होमोडाइमर ट्रांजैक्शन, हाँ ये आपस में डाइमर बना लिया है जिसकी वजह से ये वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बाकी नहीं आता था तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जब नहीं आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी आपकी बुद्धिमानी है। जरूरी नहीं है कि आप इसको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करना है, नहीं आता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन कर लेना इसके बदले में। फिर एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मैंने आपको इसको रटवाया है, बहुत ज्यादा हर बार चर्चा किया है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परसेंटेज चार गैफ रूल। अगर आपको याद होगा तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस कंपोजिशन ऑफ द जीनोम दिया गया है ऑफ ए न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस का। ठीक है, जिसमें आपको एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है। अब चूंकि सिंपल सी बात है, अगर इस मॉलिक्यूल में थाइमीन ऐड है तो सबसे पहले थाइमीन किस में होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है। तो यानी कि ये जो वायरस है ये डीएनए कंटेनिंग वायरस है, तो सबसे पहले डीएनए वाला ऑप्शन रखो, आरएनए वाला ऑप्शन कट कर दो। अब डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है, इस बात को हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम चार गैफ रूल को लगाते हैं। तो प्यूरिन जो होता है आपने पढ़ा होगा कि इक्विमोलर होगा पैरिडीन के, ये वाली कहानी चार गैफ का लगा लीजिएगा। और ये आपकी चार गैफ की वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करता है। चार गैफ रूल जो होते हैं वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनके एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे चार गैप रूल जो होगा वो आपका फिट नहीं बैठेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी कहानी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका चार गैप रूल से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, बिल्कुल क्वेश्चन ये आपको करना चाहिए था, 70 32 21 था, दो जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
अब थोड़ा-सा आगे बढ़ लेता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया, जो कि थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन था और जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की एक बुक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, बायोसिंथेटिक पाथवेज़ जो मैंने जिससे पढ़ा के रखी है, वो आपकी यू सत्यनारायण है, बहुत बढ़िया बुक है, हिंदी राइटर की बुक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो आपको यू सत्यनारायण में मिलेगी। याद रखिएगा, जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो आपको यू सत्यनारायण में मिलेगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, क्लिनिशियन जो है प्रेफर कर रहा है इवैल्यूएटिंग मोनोग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन देख रहा है, जिसको हम प्यार से HbA1c बोलते हैं, व्हिच अकर ड्यू टू नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड के बीच में जब हीमोग्लोबिन में रिएक्शन हो जाती है तो आपकी ये स्टोरी आती है। तो कह रहा है कि कौन से अमाइनो एसिड हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस मॉडिफिकेशन में। ठीक है? तो अब चूँकि यहाँ पे अगर आप हीमोग्लोबिन के साथ अगर आप देखना चाहें तो एक आपका ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके यू सत्यनारायण बुक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ग्लाइसेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन रिफर टू द ग्लूकोज डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेशन जो होता है ये आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल नॉन एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ शुगर रेसिड्यू टू अमाइनो एसिड में होता है। एमंग द ग्लाइसेलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका मोस्ट एबंडेंट भी होता है। तो आगे से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि कौन सा आपका मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा है तो आपका हीमोग्लोबिन A1c है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज विद एन टर्मिनल वैलीन ऑफ ईच बीटा चेन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको यू सत्यनारायण की बुक में मिलेगा। ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ अभी भी समय है, जो बिगिनर्स हैं वो ऑथेंटिक बुक्स को जरूर पढ़ें। ठीक है? तो वहां से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपका वैलीन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में यहाँ पे रखा है, वैलीन या लाइसिन। और बाकी अगर आप थोड़ा सा, अगर आप, मैं कहूंगा कि 50-50 का अगर आप रिस्क लेना चाहते थे तो आप इसको सिकल सेल अनीमिया से भी आप देख सकते थे कि जहाँ पे जब आप सिकल सेल अनीमिया पढ़ते थे तो वहां पे जो आपका म्यूटेशन हो रहे थे वहां पे आपका वैलीन ही आ रहा था। तो थोड़ा बहुत वहां से भी आप सोच सकते थे, बट ठीक है, वो तो एक रिस्क वाला हो जाता। ठीक है, बट आप वहां से भी इसको देख सकते थे कि सिकल सेल एनीमिया जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपका 7th पोजीशन पे म्यूटेशन होके वैलिन ही आ जाता था हीमोग्लोबिन में। तो यानी कि कौन सा हीमोग्लोबिन में मॉडिफिकेशन होगा जो ग्लाइकेशन के साथ जुड़ सकता है, तो वो थोड़ा बहुत आपको वैलिन से लिंक मिल जाता। ठीक है? तो खैर अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते थे तो करते, नहीं कर सकते थे तो इसको छोड़ भी देना चाहिए था। बट ओवरऑल यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे यही थी कि आपको एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। कोई भी क्वेश्चन, इतने भी आउटसाइडर्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि जो आप नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, बुक्स में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चार गैप रूल्स को आपको लगवा लिया। ठीक है? बेसिक आपसे बायोलॉजी पूछता है, कुछ आपसे फ्लिपेज फ्लोपेज पूछा, जनरल स्ट्रक्चर पूछा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपके लिए समझ में रही होंगी। बाकी अगर आपने सेकंड शिफ्ट का पेपर में अगर आप अपीयर हुए होंगे तो ये आपके लिए एक आई ओपनर भी होगा कि किस तरीके से अब आपको तैयारी करनी होगी। हर चीजों को बहुत ही अच्छे से समझदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा और तभी कार्य आपका सफल होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।